ओके सो हेलो एवरीवन, और आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हम आज के इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं स्ट्रीम को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नोड.जेएस में। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आज के इस वीडियो में क्या बताने वाला हूँ, ताकि आप अगर बाद में आए हो और पूरी वीडियो देखने के बाद आपको ऐसा ना लगे कि आप जो सुनने आए थे इस वीडियो में वो आप नहीं सुन पाए। तो ये वीडियो एक फाउंडेशन वीडियो है जिसमें आपको क्लियर होगा कि स्ट्रीम की ज़रूरत क्यों पड़ी और एक्चुअल में स्ट्रीम क्या है सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो स्ट्रीम को समझने से पहले हमें अपने थोड़े से सिस्टम को समझना होगा, और सिस्टम को समझने के लिए हम इन 3 कंपोनेंट पे फोकस करेंगे। पहला है रैम, दूसरा है हार्ड डिस्क और तीसरा है सीपीयू। ठीक है, होता क्या है कि हार्ड डिस्क एक परमानेंट स्टोरेज है जैसा कि हम जानते हैं, और हार्ड डिस्क में हम बहुत बड़े अमाउंट ऑफ डेटा को रख सकते हैं। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज ये है कि एक स्लो स्टोरेज डिवाइस है, राइट। अब सीपीयू बहुत फास्ट काम करता है, बहुत स्पीड पे अपने प्रोसेस कर पाता है डेटा को, और हार्ड डिस्क का जो रीड राइट स्पीड होता है वो काफ़ी स्लो होता है, जो सीपीयू की स्पीड के ऊपर मैच नहीं कर सकता। और इसीलिए रैम होता है। रैम से हम क्या करते हैं कि हार्ड डिस्क से चीज़ों को लोड करते हैं रैम में, एंड देन उसके बाद हम रैम, क्योंकि रैम के रीड और राइट स्पीड बहुत फास्ट होता है, तो हम रैम से सीपीयू को डेटा देते हैं, और सीपीयू भी जो डेटा देता है वो राइट करते हैं हम रैम में। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब हम एक बड़े अमाउंट ऑफ डेटा पे काम कर रहे होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऐसे समझो कि एक 10 GB या 15 GB का कोई डेटा है, उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे भेजना है, या आपके सिस्टम में कुछ प्रोसेसेस हैं जिसको एक लार्ज स्केल डेटा पे काम करना है। क्योंकि होता क्या है कि पूरा का पूरा सीपीयू रैम के हिसाब से डेटा को प्रोसेस करता है, तो जो हार्ड डिस्क के अंदर डेटा होता है, अगर उसे हमें प्रोसेसिंग स्टेट में लाना है, यानी हम उसके ऊपर कुछ भी ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहते हैं, कहीं हम भेजना चाहते हैं या किसी और सिस्टम में राइट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ता है कि पूरे के पूरे डेटा को रैम में लोड करते हैं। ओके, सो फॉर एग्जांपल आपका रैम है 4 GB का, और आप जो डेटा लोड करने जा रहे हैं वो डेटा है 10 GB का। अब आप 4 GB के रैम में 10 GB का डेटा नहीं लोड कर सकते। तो फॉर एग्जांपल ये आपका डेटा है, इसे आप लोड नहीं कर सकते, और जब तक आप डेटा को लोड नहीं करेंगे रैम में, तब तक सीपीयू इस डेटा के ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ये तो मैंने एक बेसिक सा एग्जांपल दिया। फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझो कि आपके रैम में मल्टीपल एप्लीकेशंस ओपन होते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपने क्रोम ओपन किया हुआ है, आपने फायरफॉक्स ओपन किया हुआ है, आपने VS कोड अपना ओपन किया हुआ है, आपने और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं वो ओपन होते हैं। तो यहाँ पे इसके कारण होता क्या है कि अगर आपके नोड.जेएस एप्लीकेशन को बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पे काम करना होता है, तो आपके रैम में उतनी स्टोरेज होती ही नहीं है कि आप पूरे के पूरे हार्ड डिस्क के डेटा को रैम में लोड कर सकें और सीपीयू उस डेटा के ऊपर ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकें। तो यहाँ पे आता है स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट। ओके, तो यहाँ पे स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपको जितने अमाउंट ऑफ डेटा पे अपना प्रोसेसिंग करना है, आप उतने अमाउंट डेटा को आप अपने रैम में लोड करते हो, और उस पर्टिकुलर डेटा पे आप ऑपरेशन को परफॉर्म करते हो, और देन आप उसे मेमोरी में सेव कर देते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ पे इतने पॉइंट ऑफ डेटा को लोड किया, इस पर कोई ना कोई ऑपरेशन को परफॉर्म किया, और देन आपको ने अगर हार्ड डिस्क में रखना है हार्ड डिस्क में रख लिया, आपको ये डेटा को नेटवर्क पे अगर भेजना है तो आपने इस डेटा को नेटवर्क पे भेज दिया। तो आप एक सीक्वेंस, एक चंक्स में डेटा को लोड करते हो, और उन चंक्स के ऊपर आप ऑपरेशन को परफॉर्म करते हो। ठीक है, इससे होता क्या है कि आपकी मेमोरी कम कंज्यूम होती है, और चंक्स बाय चंक्स डेटा को प्रोसेस कर पाते हो। तो फॉर एग्जांपल अगर आप एक सिंपलिस्टिक एग्जांपल की बात करें, तो ये एक समझ लेते हैं कि ये एक नोड.जेएस का प्रोसेस है। ठीक है, अब ये नोड.जेएस के प्रोसेस के अंदर हम एक छोटी सी मेमोरी एरिया को एलोकेट करते हैं, और उस मेमोरी एरिया के ऊपर हम डेटा को राइट करते हैं, देन हम रीड करते हैं, और उसके ऊपर कुछ ना कुछ ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहे होते हैं, और उसके बाद हम डेटा को
या तो हार्ड डिस्क में सेव कर रहे होते हैं, अगर हमें नेटवर्क पे भेजना है तो वहाँ पे भेज रहे होते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर चलता है स्ट्रीम में। अगर स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो होगा क्या कि हमें पूरा का पूरा डेटा एक साथ लोड करना पड़ेगा, और जिसके कारण अगर वो डेटा काफ़ी यूज़ हुआ, काफ़ी बड़ा हुआ और वो रैम में मैक्सिमम मेमोरी को ऑक्यूपाई कर पाया, तो यहाँ पे हमारे सिस्टम जो है वो अनरिस्पॉन्सिव हो जाएंगे और भी जो एप्लीकेशंस को रैम चाहिए वो रैम नहीं मिलेगा। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा कि स्ट्रीम की ज़रूरत क्यों है। तो यहाँ पे ये तो एक स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट है, और इस स्ट्रीम में मैं थोड़ी चीज़ें और ऐड करना चाहता हूँ, और मैं कुछ टाइप्स के बारे में डिस्कशन करना चाहता हूँ फ़िलहाल की आज के इस वीडियो में, और फिर धीरे धीरे हम एक एक करके उन टाइप्स को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रीम के 4 टाइप्स होते हैं नोड.जेएस में। पहला है रीडेबल स्ट्रीम, राइटेबल स्ट्रीम, ड्यूप्लेक्स स्ट्रीम एंड ट्रांसफॉर्म स्ट्रीम। ठीक है, रीडेबल स्ट्रीम करता क्या है, जैसा कि मैंने बताया कि रीडेबल स्ट्रीम क्या करता है कि ये डेटा को रीड करता है सोर्स से। तो फॉर एग्जांपल आपको हार्ड डिस्क से डेटा को रीड करना है तो आपको रीडेबल स्ट्रीम की ज़रूरत पड़ेगी, और उस रीडेबल स्ट्रीम के थ्रू आप हार्ड डिस्क से एक चंक, एक अमाउंट ऑफ डेटा को रीड कर पाएंगे। तो वैसे ही होता है राइटेबल स्ट्रीम। राइटेबल स्ट्रीम क्या करते हैं कि राइटेबल स्ट्रीम फॉर एग्जांपल आपको एक पॉइंट ऑफ डेटा पे ऑपरेशंस परफॉर्म हो गया, अब उस डेटा को नेटवर्क पे राइट करना है, उस डेटा को किसी और सिस्टम में भेजना है, तो उसके लिए राइटेबल स्ट्रीम होता है जो एक लोकेशन से डेटा को दूसरे लोकेशन पे राइट करता है। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रीम का मतलब होता है फ्लो, उस पर्टिकुलर फ्लो में राइट करता जाएगा, तो यही होता है राइटेबल स्ट्रीम। डुप्लेक्स स्ट्रीम क्या कहता है, तो आप ऐसा समझ सकते हो कि अगर आपको हार्ड डिस्क डेटा को उठा के नेटवर्क पे भेजना है और नेटवर्क पे से कोई भी डेटा उठा के आप हार्ड डिस्क में रखना चाहते हैं तो आप डुप्लेक्स स्ट्रीम यूज़ कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म स्ट्रीम भी एक डुप्लेक्स स्ट्रीम ही होता है, लेकिन आप इसे अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो कि आपको प्रोसेस में से रीड करना है या राइट करना है। ठीक है, ये वीडियो आई होप आपको समझ में आया होगा कि स्ट्रीम है क्या, और मुझे उम्मीद है कि ये फाउंडेशंस एक आपका बेसिक फाउंडेशन बना होगा कि स्ट्रीम है क्या और एक्चुअल में स्ट्रीम की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्योंकि स्ट्रीम अगर नहीं होता तो हम कभी भी उस लार्ज अमाउंट डेटा पे प्रोसेसिंग कर ही नहीं पाते, और अगर हम कर पाते तो सिस्टम अनरिस्पॉन्सिव हो जाता। तो इसलिए स्ट्रीमिंग का कॉन्सेप्ट आया, और स्ट्रीमिंग के कारण ही हम एक चंक बाय चंक डेटा के ऊपर प्रोसेस कर पाते हैं, डेटा को लोड कर पाते हैं रैम में, और उस डेटा के ऊपर हम ऑपरेशंस को परफॉर्म कर पाते हैं। उस डेटा को हम किसी अलग सोर्स, अलग नेटवर्क पे लिख सकते हैं। ठीक है, आगे मैं इस बारे में और डिटेल में डिस्कशन करूँगा कि क्या, कैसे हम अगर स्ट्रीम का यूज़ ना करें, डायरेक्टली हम सारे डेटा को लोड करने की कोशिश करें, तो हमारा जो एप्लीकेशन है, हमारा जो प्रोसेस है, उसकी जो मेमोरी कंजम्पशन है वो क्या रहेगी, और अगर हम स्ट्रीम के थ्रू उस पर्टिकुलर प्रोसेस को करें तो हमारी मेमोरी कंजम्पशन क्या रहेगी। आई नो ये वीडियो थोड़ा हाई लेवल पे है, और मुझे उम्मीद है कि आपको मैंने जितना सिंपलिस्टिक करके समझाना था समझा पाया होऊंगा, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे पूछ सकते हैं। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और आगे नोड.जेएस के कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।